ओके, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द कोलरबर्ग थ्योरी। तो इससे पहले हमने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी। तो जो जो इम्पोर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम में आते हैं तो वही बताऊंगी, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं बचा है इसलिए। तो कोलबर्ग की थ्योरी, कोलबर्ग का पूरा नाम था लॉरेंज कोलबर्ग। तो इन्होंने दिया था मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी। ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट। तो मॉरल से आप क्या समझते हैं कि हमें क्या नैतिकता है, हम सही गलत की पहचान कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें कौन सिखाती है? ये सोसाइटी से हम सीखते हैं। ओके, तो इन्होंने यही बोला था। इसके बाद इन्होंने एक स्टोरी के माध्यम से ये समझाया था। तो एक हिंज की स्टोरी होती है। एक व्यक्ति का नाम होता है हिंज, और उसकी बीवी बहुत बीमार होती है, मतलब जीने मरने की कगार पे होती है। तो वो क्या करता है कि एक वैद्य होता है जिसने बहुत ही सालों से अपनी मेहनत से जो भी कलेक्ट करके एक औषधि बनाई थी, जो वो सिर्फ वही उसी ने बनाई थी, उसके अलावा कोई संसार में किसी और ने नहीं बनाई थी। और उसी से जो हिंज थी उसकी बीवी बच सकती थी। तो हिंज गया उसके पास, उसने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे वो दवाई दे दो या फिर पैसे ले लो। पर उसके पास वो इतना अमीर तो था नहीं कि वो इतने सारे पैसे दे। तो जो वो वैद्य था उसने सीधा सीधा मना कर दिया, क्योंकि उसके इतने सालों की मेहनत वो ऐसे ही वेस्ट थोड़ी ना जाने देगा। तो हिंज ने क्या किया कि उसने फिर चोरी कर ली और अपनी बीवी की जान बचा ली। तो इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि हिंज ने क्या सही किया, क्या उसकी जो ये मॉरलिटी थी वो उस पर प्रभाव पड़ा, उसको उसने तोड़ा, क्या था। तो स्टोरी में क्या है कि मॉरल डिलेमा और मॉरल रीजनिंग। तो मॉरल डिलेमा मतलब होता है दुविधा। तो डिलेमा में था, पहले तो हिंज डिलेमा में था कि क्या करूं, चोरी करूं ना करूं, करूं ना करूं। ये इसमें होता है कि हम डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, और रीजनिंग में हम डिसीज़न ले लेते हैं। तो उसने अपनी बीवी को प्रायोरिटी दी और क्या कर लिया, चुरा लिया उस औषधि को। ठीक है, तो ये होती है मॉरल रीजनिंग। इसके बाद इसकी क्रिटिसिज्म भी हुआ था कोलबर्ग का, कि इसने जेंडर पे फोकस किया था। इसने बोला था जो मेल होता है वो जस्टिफाई के लिए होता है, और जो फीमेल होती है उसका रोल होता है कि ये केयर करती है, मतलब ये जस्टिफाई नहीं कर सकती है। तो इस वजह से इसका क्रिटिसिज्म हुआ था। अब आते हैं जो मेन आता है इसके लेवल्स। तो इन्होंने 3 लेवल दिए थे: प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो सबसे पहले इन्होंने बोला था जो कन्वेंशनल स्टेज होती है, प्री कन्वेंशनल, वो 4 से 10 साल के बच्चों में होती है। इसमें ये मॉरलिटी इनको समझ में नहीं आता है कि क्या मॉरलिटी है, क्या सही है क्या गलत है। ये कुछ भी कर देते हैं, जैसे अपने से बड़े बुज़ुर्ग पे चांटा मार देते हैं। तो उनको पता नहीं रहता है कि ये हमारे मतलब ये सही है गलत है। तो ये जो काम करते हैं वो इसके दो पार्ट होते हैं, ये पनिशमेंट और ओबिडेंस। और इन वाला तो बच्चा क्या होता है, पनिशमेंट और ओबिडेंट की वजह से अपनी मॉरलिटी दिखाता है कि अगर हम, जैसे किसी बच्चे ने चोरी कर दी तो वो किस वजह से अपनी नैतिकता दिखाएगा, किस वजह से नहीं करेगा चोरी, क्योंकि उसको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, अगर वो चोरी करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। ओबिडेंस आ गया तो उसकी घर वालों ने उसे ऐसे मतलब आज्ञा दी है कि नहीं बेटा चोरी नहीं करनी चाहिए, तो उनका आज्ञा का पालन करता है बच्चा। तो ये आ जाता है पनिशमेंट और ओबिडेंस में। ओके, तो जो दूसरा वाला होता है वो होता है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म। तो इसमें होता है जैसे को तैसा वाला सीन। मतलब अगर तूने मेरे पेंसिल से काम किया तो मैं भी तेरे पेंसिल से काम करूँगी, तूने मेरी पेंसिल तोड़ी तो मैं भी तेरी पेंसिल तोड़ूंगी, मतलब जैसा तुमने किया वैसा मैं भी तुम्हारे साथ करूँगा। तो इसमें ये आ जाता है। दूसरा आता है कन्वेंशनल स्टेज। ये होता है 10 साल से 13 साल के बच्चों में। तो ये मॉरलिटी तो दिखाते हैं इस वाले स्टेज में। प्री कन्वेंशनल स्टेज में ये मॉरलिटी नहीं दिखाते हैं, इनमें मॉरलिटी नहीं होती है। इसमें मॉरलिटी होती है बट सोसाइटी के द्वारा, सोसाइटी के थ्रू ये सीखते हैं मोरालिटी। तो इसमें गुड बॉय और गुड गर्ल बनने की इसमें बच्चे के अंदर रहता है, इसलिए ये दिखाता है अपनी मोरालिटी। या फिर लॉ एंड ऑर्डर, कि जो हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर बने हुए हैं तो वो दिखाता है बच्चा कि इसका हमें नैतिकता से पालन करना चाहिए। लॉ और ऑर्डर, जैसे हम चोरी करेंगे तो हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो इस वजह से वो नैतिकता दिखाता है। और गुड बॉय और गुड गर्ल, अगर मैं फर्स्ट आऊँगी, अगर मैं चोरी नहीं करूँगी तो मुझे शाबाशी मिलेगी या इनाम मिलेगा। तो ये होता है गुड बॉय और गुड गर्ल बनने के उससे। थर्ड स्टेज आती है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ये जो 13 साल के ऊपर बच्चे होते हैं उन सब के लिए फॉलो होती है। तो इसमें पूरी तरह से इसमें मॉरलिटी आ जाती है बच्चे में, बट ये
फिर सोसाइटी के थ्रू नहीं सीखता है, या फिर जो सोसाइटी में बोला है वो नहीं सीखता है, वो अपने मतलब खुद से मोरालिटी दिखाता है। जहाँ पे जो सही होता है वहाँ पे वो दिखाता है, जहाँ पे उसको गलत लगता है तो वहाँ पे वो मोरालिटी को तोड़ देता है। तो इसी में 2 स्टेज और आ गई, सोशल कंस्ट्रक्शन और यूनिवर्सल एथिकल। ओके, तो जो सोशल कंस्ट्रक्शन है, तो ये जो रूल बनाए गए हैं सोसाइटी के द्वारा बनाए गए हैं, पर अगर उसे लगता है कि ये रूल सही नहीं है तो वो खुद के अलग से रूल बना देता है। जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है बट रेड लाइट है, तो क्या करते हैं कि वहीं पे रुक जाते हैं। तो अगर बच्चे को सही नहीं लगता है कि हाँ कि ये गलत है, तो वो रेड लाइट को क्रॉस करके उस आदमी की जान बचा देता है। दूसरा आता है यूनिवर्सल एथिकल। तो इसके कुछ एथिक्स होते हैं बच्चे के, जो वो समाज के थ्रू नहीं, वो उसको खुद से ही होता है, मतलब वो खुद से ही अपने नैतिकता दिखाता है और दूसरों की हेल्प करने के लिए मतलब किसी भी हद तक चला जाता है। तो ये होती है 3 स्टेज कोलबर्ग की। तो मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था कि जीन पियाजे की थ्योरी क्या होती है, इसके बाद पढ़ाया मैंने कि कोलबर्ग का सिद्धांत या कोलबर्ग की थ्योरी क्या होती है। तो इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका 1-2 नंबर इससे और 1-2 यानी कि 4 नंबर तो कहीं नहीं जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और इसके बाद मैं आपको लिव वाइगोस्की के ऊपर एक वीडियो बना के दूँगी, क्योंकि अगर मैं सारे एक साथ ही पढ़ा देती हूँ तो वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। इसलिए अभी फ़िलहाल ये 2 थ्योरीज़ पढ़ाऊँगी मैं, उसके बाद लेव वाइगोस्की के ऊपर आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही वीडियो के लिए।